सेक्रेटरी हैं। शुरुआत करते हैं महमूद पराचा साहब से। महमूद पराचा साहब, ये जो फैसला आया है, क्या ये वाकई फैसला इंसाफ के तकाजे के मुताबिक है? क्या कहेंगे आप इस फैसले पर? अब ये इसके फैसले के बारे में तो कहने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं। इससे ये साफ हो गई बात कि ना कभी बाबरी मस्जिद वहाँ पे थी, ना हम सब लोगों ने देखी, ना अखबारों में टूटती हुई दिखाई गई, ना प्रेस में टूटती हुई दिखाई गई, ना बाबरी मस्जिद के खिलाफ आडवाणी साहब ने यात्रा निकाली कभी, ना इस सभी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और मनुवादी लीडरान ने कहा कि हम लोग इसको तोड़ेंगे। बड़ी बड़ी स्पीचेस भी नहीं दी किसी ने, ऐसा सब कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये हमारे सिस्टम का फेलियर है। एक तरफ तो हम ये भी कह सकते हैं कि मनुवादियों की मुखालफत करें कि कांग्रेस के टाइम से लेके आज तक, और उनके खिलाफ बोलें, ये एक रिवायती बात होगी। हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि क्या मुस्लिम कम्युनिटी के पास क्या ऐसे कानूनी संवैधानिक तरीके हैं जिनका उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया ठीक से। सबसे पहले तो हमें सबको, मैं एक वकील हूँ और पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर हूँ, हालांकि इस बात के लिए मैंने पर्सनल लॉ बोर्ड में जबरदस्त मुखालफत रही है, और इसमें मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार अपने जैसे लोगों को मानता हूँ, मनुवादियों से भी ज्यादा, क्योंकि हम लोगों की मुलव्विस होने की वजह से ही, हम लोगों की नाकामी की वजह से, हम लोगों की नाअहली की वजह से इस तरह का फैसला आया है। मैं ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि इसमें सबसे बड़ी गलती अगर किसी की है तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी वालों की, पराचा साहब यहाँ पर अगर किसी की है तो पर्सनल लॉ बोर्ड वालों की है। सबसे बड़ी गलती है तो मुझ समेत सारे हमारे मुस्लिम उलेमाओं की है, और सारे हमारे जो वकील हैं, अपने आप को सो कॉल्ड वकील कहते हैं, उन सबकी गलती है। सियासत है, वोट बैंक की पॉलिसी है। मोहम्मद पराचा साहब, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ब्लेम कर रहे, इससे पहले भी आप इल्जामात लगाते रहे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इसमें क्या कसूर है? ये मामला सीबीआई की अदालत देख रही थी, सीबीआई के लोग थे, सबूत पेश करना सीबीआई का मामला था। पहले वाला जो मामला है, जो बाबरी मस्जिद की मिल्कियत का मसला था, उसमें आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर कुछ सवाल भी खड़े कर सकते हैं। इस मसले का तो मुझे नहीं लगता मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कोई ताल्लुक है। ठीक है, अब उसमें भी पहले बोलिए। देखिए, असल में ये जो प्रॉब्लम है ना, ये हमारे लोगों का ये प्रॉब्लम है कि जो असल कल्प्रिट है को उसको साइडलाइन करके ये लड़ाई को अब अपने ही अंदर छेड़ना चाहते हैं, ताकि असल इशू से लोगों की नजर हट जाए और जो असल कल्प्रिट्स हैं, असल मुल्जिम हैं, उन पर से लोगों का ध्यान बढ़ जाए। तो ये तो आप बीजेपी और फासिस्ट लोगों की हिमायत में ही ये सब काम कर रहे हैं। बाजार तो सही लगता है, बाजार नहीं, यही बात 100% सच्चाई इसी बात में है। हम लोग सब आरएसएस के साथ हैं। ये तो मैं तो आप सब हैं, नहीं, मैं तो बोल ही रहा हूँ ना, मैं तो तस्लीम करता हूँ, क्योंकि बस ठीक है, बस ठीक है ना। तो लेकिन अब आप आगे सुनिए बात, मैं इसी बात को तस्लीम कर रहा हूँ ना। मनुवादियों ने साफ साफ बोल ही दिया है कि हमारी कोई गलती नहीं है, अब क्योंकि जुडिशियल फैसला आ गया है। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, पर्सनल लॉ बोर्ड और जितने भी हमारे दीगर आलिम हजरात हैं, चाहे जमात उलमा हिंद हो, जमात इस्लामी हो, सब ये लोग भी बोल रहे हैं हमारी कोई गलती नहीं है। तो यही तो हम कह रहे हैं, गलती सिर्फ हम लोगों की है क्योंकि हम लोग आरएसएस के साथ हैं, बाकी किसी की गलती नहीं है। बाबरी मस्जिद तो अपने आप गिर गई ना, आप लोगों की गलती है ना हमारी गलती है, ना मनुवादियों की गलती है, किसी की कोई गलती नहीं है। बाबरी मस्जिद अपने आप गिर गई। अब हम रिवायती तौर पे आरएसएस और बीजेपी को गाली देते रहे, कांग्रेस को गाली देते रहे, उससे हमारी लीडरशिप अच्छी हो जाती है, लोगों के पास हम जवाब दे देते हैं। लेकिन क्या अभी कभी हमें अपने गिरेबान में झांक के देखना पड़ेगा कि क्या हमने उतना लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्स दिया जितना हम दे सकते थे? मैं आपसे सीधी सीधी एक बात कर रहा हूं, जो, और नाम लेके कर रहा हूं, जो वकील साहब बाबरी मस्जिद का लीड सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू किया, हमारे क्या नाम है इनका, मैं भूल जाता हूँ, पराचा साहब। ना अब वो काम नहीं होगा। ये दूसरी बहस छिड़ जाएगी। मैं ये बिल्कुल नहीं होगा। आप मुझे इससे हटा सकते हैं। मैंने जिस तरीके से अपनी गलती मानी है ना, इनको भी सबको अपने आईने देखने पड़ेंगे और कभी ना कभी शर्म लानी पड़ेगी कि अपने गिरेबान में झांके हम सब ने क्या गलतियां की हैं। मैं, जिसने सबसे कम गलतियां की हैं, जिसने सबसे ज्यादा रिस्क लिए हैं, फिर भी अपनी गलती मानता हूं कि मैं इन लोगों को रोकने में कामयाब नहीं हो पाया, बावजूद अपनी पूरी ताकत लगाने के। अच्छा पराचा साहब, अभी सवाल ये है
कि इतने सारे सबूत, इतने सारे एविडेंस है, इतने सारे सबूत है। जिलानी साहब को अगर क्या वकालत की है पराचा साहब प्लीज, ये जिलानी साहब, पराचा साहब प्लीज एक मिनट मुझे, अच्छा मुझे सुन ले, एक मिनट मुझे, एक मिनट सुन ले। इल्जाम तराशी करने के लिए कोई सबूत चाहिए होगा ना, ये इल्जाम तराशी अपने अपने बैंक बैलेंस चेक कर लें सब पहले। अब पराचा साहब प्लीज, हो गया कहाँ गया है पराचा साहब प्लीज, बुनियादी बात कर रहा हूं। जिलानी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में कितने केस आर्ग्यू किए आज तक बाबरी मस्जिद के अलावा, ये पूछ लें। क्या ये पराचा साहब, दैट्स ओके, ये मुद्दा ये नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट था। अच्छा हो गया। कासिम रसूल इलिया साहब, पराचा साहब, आप दोनों से सवाल है कि क्या सबसे बड़े मुस्लिम कम्युनिटी के सारे कायद मुझ समेत जो सो कॉल्ड अपने आप को लॉयर बोलते हैं, वो सब जिम्मेदार हैं। हमारा रिस्पॉन्स बेहतरीन नहीं था, इसको हमें तस्लीम करना पड़ेगा, नहीं तो हम आगे भी यही गलतियां करेंगे। आगे हमें कम से कम बेटर करना पड़ेगा। जो हम में से काले लोग हैं, काले सांप हैं, जो हरे रंग के सांप जो घास में घूम रहे हैं, उनको अलग करना पड़ेगा। अलग नहीं करेंगे तो एक बाबरी मस्जिद की शहादत नहीं है, उसके बाद अभी मथुरा चल रही है। इन सब लोगों की लीडरशिप तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी वालों की डबल हो जाएगी अब, उसके बाद हजारों मस्जिदें हैं। ये तो खुश बैठे हैं आज सब लोग। कासिम रसूल इलिया साहब, मुझे खुद शर्म आ रही है अपने ऊपर। पराचा साहब की बात आ गई कि मैं पराचा साहब कासिम साहब से एक बात ले लेता हूं, के हिसाब से अपने मुसलमानों की हिफाजत नहीं कर पा रहा हूं, शर्म आ रही है। किसी और साहब, ये बात तो आपको पराचा साहब के इस बात में कहने का दम है कि बाबरी मस्जिद का मामला हो गया, अगला मसला मथुरा का है। हालांकि अभी क्या जिलानी साहब से पूछा, आज के अलावा कितने सुप्रीम कोर्ट में मैटर्स उन्होंने आर्ग्यू किए थे? पराचा साहब पर्सनल मैटर था, प्लीज मैं माजरत चाहूंगा। पराचा साहब प्लीज, क्या होती है कोई अब आके टेलीविजन पे वकील बनते हैं। पराचा साहब हो गया, सारी वकालत आती है कोर्ट के अंदर, क्या पराचा साहब प्लीज मैं बेबहाना बहस बुलाया मत करें, मैं जाना ही बंद कर। ओके ये चैप्टर क्लोज। ये जिलाने इसलिए आता हूं। ओके, आपकी बात आ गई है, आपकी बात आ गई है। आप जरा कासिम रसूल इलिया साहब से बात ले लेते हैं। कासिम रसूल इलिया साहब, ये सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू किया जिलानी साहब ने, ये 41 जिलानी साहब से बुलाएंगे, ये सवाल जिलानी साहब से करेंगे, जिलानी साहब से करेंगे। ये उनकी हिमायत में बोल रहे हैं ना? नहीं उनकी हिमायत में नहीं बोल रहे, वो अपनी बात रख रहे हैं। वो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की हिमायत में बात रख रहे हैं, जफर याब जिलानी की हिमायत में बात रख रहे हैं। बोर्ड की बात कर रहा हूं, मुझे मुश्तरका तौर पे शर्म आती है उसका मेंबर होते हुए। हमारा रिस्पांस वैसा नहीं था। आप रिजाइन क्यों नहीं दे देते? मेरे सामने हैदराबाद में इकट्ठे हुए हैं, मैं नहीं भूल सकता वो सब बातें। कहां गए 12 करोड़? कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैं समझता हूं कि पराचा साहब जैसे हमें सबको शर्म आनी चाहिए जब तक हम अपनी गलती पराचा साहब कासिम साहब की बात ले लेते हैं। कासिम साहब आपकी बात आ गई। देखिए मैं समझता हूं पराचा साहब जैसे वकील को सड़क छाप गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगाने चाहिए। मैं सड़क छाप आदमी हूं कासिम रसूल इलिया साहब, मैंने कब कहा मैं सड़क छाप नहीं हूं? मैं सड़क छाप आदमी नहीं हूं। सुप्रीम कोर्ट का वकील बनने से कोई सड़क छाप, मैं फख्र महसूस, अपनी बात मुकम्मल कीजिए, अपनी बात मुकम्मल कीजिए। इस बात में फख्र महसूस करता हूं, मैं सड़क छाप आदमी हूं। मैं दिल्ली 6 में पैदा हुआ हूं और दिल्ली 6 में पैदा होने की वजह से मैं अपने आप पे फख्र महसूस करता हूं। पराचा साहब आप खामोश रहिए, आप कासिम साहब की बात ले लेते हैं। देखिए पहली बात ये है कि ये आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस जफरयाब जिलानी नहीं लड़ा था, ये डॉक्टर राजू धवन ने लड़ा था, शेखर नाफड़े ने लड़ा था। आपको इस बात का इल्म नहीं है तो ना बोले। पराचा साहब कासिम साहब की बात ले लेते हैं। जी कासिम साहब बोलिए। तो पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस लड़ने वाले वकील थे वो रिकॉर्ड पर मौजूद है, इसलिए इसमें बहस में जाने की फिर आप झूठ का सहारा लेंगे। असल में ये है पराचा साहब एक एक करके ऑन रिकॉर्ड ये बोलते हैं कि मेरी सारी ब्रीफिंग मुझसे ज्यादा ये जानते हैं केस के बारे में। ये धवन साहब की ऑफिशियल स्टेटमेंट है। अच्छा पराचा साहब एक एक करके ले लेते हैं, आप दोनों आदमी बड़े आदमी हैं। और जिलानी, मैं तो बड़ा आदमी नहीं, मैं सड़क छाप आदमी हूं। मैं तो कह रहा हूं मैं तो सड़क छाप आदमी हूं। और जिलानी साहब ने आर्ग्यू किया है सुप्रीम कोर्ट में मैटर। मेरा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद के अलावा उन्होंने कितने मैटर आर्ग्यू किए हैं? यह है बुनियादी सवाल, जवाब दें। पराचा साहब की बात आ गई है, पराचा साहब को बोलने दे, एक एक करके बात कर रहे हैं हम। देखिए बात असल में ये है, हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं आज के जज। देखिए आज के फैसले में आप देखिएगा कि जब अदालत ये कहती है कि इनके खिलाफ हमें पास कोई सबूत नहीं है, तो ये तो अजीब व गरीब बात है। मैं जो बात कहने जा रहा हूँ ये है, ये केस 28 साल तक चला है
और इसके अंदर कई गवाहियां हुई हैं, इसमें सीबीआई मौजूद थी। जाहिर है कि 28 साल में अगर कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी है कि इनके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, तो ये अजीबोगरीब फाइंडिंग है। ये सबूत तो यानी ये तमाम सबूत तो सबके सामने मौजूद हैं। दुनिया ने देखा है किसने तोड़ा है, किसने तरगीब दी है, किसने इंस्टिगेट किया है, और आज से नहीं है। आप देखिए कि जो रथ यात्रा शुरू की गई थी 1990 में, वहां से लेकर बावजूद की शहादत तक सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये माना है कि बावजूद की शहादत जो है क्रिमिनल एक्ट है, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, एक जो है इलीगल एक्ट है। और जाहिर बात है अगर ये इलीगल एक्ट है तो उसके करने वाले जो लोग थे उनको नामजद किया जाना चाहिए। जो लोग फख्र से ये कहते हैं पब्लिकली कि हमको सजा दीजिए, हम सजा देना चाहते हैं, आप उनको बचा रहे हैं, तो ये तो अजीबोगरीब फैसला है, ये तो अजीबोगरीब फैसला है। यानी मुझे ये कहते हुए यानी वो दुख होता है कि हमारी अदालतें ऐसे बेबुनियाद किस्म के फैसले यानी फैसले देती है जिसके पीछे कोई बुनियाद नहीं होती। इसके लिए सबूत मौजूद है, इसके लिए उस वक्त के अखबारात को उठाकर देखिए। अच्छा, आपको कासिम साहब क्या लगता है, क्योंकि ये मामला ये सीबीआई देख रही थी, सीबीआई सेंटर के तहत चलती है, तो क्या सीबीआई को ऊपर से हिदायत थी कि आप उसको बिल्कुल हल्के अंदाज में पेश करें, जो सबूत आप पेश करें उसको बिल्कुल मतलब आप कोई टेंशन न लें, बस अपनी जिम्मेदारी निभा दें, चूंकि सीबीआई के हाथ में केस चला गया था? देखिए असल में ये इस केस को अगर आप पहले से देखेंगे 1992 से, तो मुझे ये कहते हुए इसमें कोई तकल्लुफ और तरद्दुद नहीं है कि उस वक्त में सेंटर में नरसिम्हा राव साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी हुकूमत थी, और मरकज स्टेट में कल्याण सिंह की हुकूमत थी। तो ये इनके कोलैबोरेशन से ये हुआ है जो कुछ भी हुआ है। और बाबरी मस्जिद की शहादत तक के मरकजी हुकूमत वेट करती रही, यानी वो चाहते तो पहला गुंबद गिरने के बाद ही कल्याण सिंह की हुकूमत को बर्खास्त कर सकते थे। उन्होंने इसका पूरा मौका दिया कि एक गुंबद गिरा, दूसरा गुंबद गिरा, तीसरा गुंबद गिर के जब पूरी तरह विस्मार होगी बाबरी मस्जिद, तो शाम के 6 बजे वहां पिसरेंट रूल लगाया गया। फिर आप जानते हैं कि नरसिम्हा राव की हुकूमत में 40 घंटे अगर वो वहां पे मैक्सिम टेम्पल बनने नहीं दिया जाता तो वहां कोई स्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन वहां एक टेम्पल बनने दिया गया, वहां मूर्तियां लाके रखने दी गई, और 7 जनवरी को उस पर स्टे लगाया गया। तो ये पूरी चीजें, ये पूरे वाकयात ये साबित करते हैं कि इसमें कांग्रेस